हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दी एबव और मोर देन वन। इसका जो राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फुले ही सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। कब की थी? तो ये 1873 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके फाउंडर थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो कब बना था? 1905 ईस्वी में बना था। और गोपाल कृष्ण गोखले को एक नाम से जाना जाता है, डायमंड ऑफ इंडिया। और ये कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनको डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी के। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शिवनाथ शास्त्री एक क्रांतिकारी थे। और नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद आता है, इनको देश रत्न भी कहा जाता है। भारत रत्न इनको 1962 में मिला था। इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और ये फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आज़ादी से पहले। और ये पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट टेक पार्ट इन रिवेलियन ऑफ 1857। ऑप्शन है हमारे पास लेबर, मनी लेंडर, कल्टिवेटर, लैंडलॉर्ड, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेबर ही पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब 1857 का जो बात आ रहा है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1857 में ये लखनऊ से कौन लीड कर रही थी? तो बेगम हजरत महल ये कहाँ से लीड कर रही थी? तो लखनऊ से अवध, हाँ अवध से लीड कर रही थी। फिर आपको कानपुर की बात आएगी तो कानपुर से जो लीड कर रहे थे उनका क्या नाम था? तो वो थे नाना साहेब। फिर नेक्स्ट आता है झांसी से कौन लीड कर रहे थे? तो झांसी से थे झांसी से ध्यान से उतर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली से आपको ये मुग़ल सम्राट जो थे उस टाइम में बहादुर शाह जफ़र, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे थे। और दिल्ली का जो अंग्रेज़ का अधिकारी था वो कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था। वहीं पे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, देखिए ध्यान से उतर गया था। और झांसी का जो वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर था, रानी लक्ष्मीबाई का जो हत्या किया था वो कौन था? ह्यूज रोज। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इलाहाबाद और बनारस से कौन लीड किया था? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से लीड किया था मौलवी लियाकत अली। और यहाँ पे कौन थे ब्रिटिश ऑफिसर? तो कर्नल ऑन सेल। फिर नेक्स्ट आता बिहार से कौन लीड किए थे? तो बाबू कुंवर सिंह। और वहाँ का जो ब्रिटिश ऑफिसर था विलियम टेलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 1857 से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखे गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बी डी सावरकर जी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उस बुक का नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। फिर रिवेलियन 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पूरन चंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया था। फिर एक बुक लिखा गया था आपको खान मोहम्मद सदीक खान। ये कौन सा बुक था? एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरो ऑफ 1857। तो ये 1857 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स या कुछ टॉपिक्स थे जिसको मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न आता है, नेम द ट्राइब दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम बताइए। और ये भी जो रिवेलियन हुआ था, कब हुआ था? 1857 के टाइम में हुआ था। और ये कौन सा था जनजाति? तो इसका जो राइट आंसर होगा खोंड जनजाति कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये आपको उड़ीसा से बिलोंग करता था। और उसके जो लीडर थे वो कौन थे? तो चक्र बिसोई थे। अब देखिए यहाँ पे जनजाति कुछ और दे रखे, वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको देखते। तो कुकी जनजाति जो है वो मिजोरम से बिलोंग करता है। फिर आपको उरांव आ गया, ये झारखंड से बिलोंग करता है। फिर नई काडा ये गुजरात की जनजाति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? ऑप्शन है हमारे पास NG रंगा, रविंद्रनाथ टैगोर, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा NG रंगा ही इसका विरोध किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और पहले एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए थे जब बंगाल विभाजन हुआ था
1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में ये घूम घूम के कलकत्ता के सड़कों पे सभी को रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसे रक्षाबंधन भी कहा गया था। अगले दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लेड द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसके जो लीडर थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक और ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट किए थे, उसका क्या नाम था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि बाद में चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिल गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह। तो देखिए नादिर शाह जो थे, इसका राइट आंसर नादिर शाह होगा। नादिर शाह 1739 में दिल्ली पे अटैक किए थे, दिल्ली पे। फिर आपको तैमूर लंग की बात आएगी तो ये भी क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। ये 1398 में अटैक किया था। फिर आपको अहमद शाह अब्दाली जो है, ये पानीपत का जो तीसरा बैटल हुआ था 1761 में, किसके किसके विरुद्ध हुआ था? अफगान वर्सेस मराठा। तो इसमें अफगान जीता था और मराठा हार गया था। तो उसको लीड कौन किए थे अफगान के साइड से? तो अहमद शाह अब्दाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन, फिर नारी उत्थान के प्रति समर्पित संस्था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। और इसको ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये 1902 ईस्वी में। और इसके जो फाउंडर थे या लीड कर रहे थे, उनका क्या नाम था? तो ये अरविंदो घोष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल दें। अगला प्रश्न है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, फिर आता है आपको दादा भाई नेहरू, एस राधा कृष्णन। इसका जो राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू, यही इसके राइटर हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और चलिए सी राजगोपालाचारी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और फाइनेंस मिनिस्टर देखते थे, किसमें? इंटरिम गवर्नमेंट में, जो आज़ादी से पहले बना था 1946 के अंदर। फिर आपको आता है ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जो टाइम पीरियड था 1948 से 50, और ये पहला भारत रत्न इनको ही मिला था, सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया था। किनके किनके साथ? तो एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन के साथ। बाद में ये यूनियन होम मिनिस्टर बने 51-52 में इंडिया के। फिर इनको मद्रास का सीएम बनाया गया था 1952 के अंदर। ठीक है, तो ये सारे बातें हो गए किनके बारे में? सी राजगोपालाचारी के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, अब्दुल कलाम आज़ाद, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट ही 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये जो सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये सेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। फिर आइए मदन मोहन मालवीय को देखते हैं, ये कब कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो सबसे पहले तो ये 1909 ईस्वी में बने थे, जो कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। फिर आपको ये 1918 ईस्वी में बने थे, जो कि दिल्ली में हुआ था। फिर से ये एक बार बने थे 32 में, ये कहाँ हुआ था? ये भी दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट आता है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कब तक कांग्रेस सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। और इनका जो टेन्योर था लगभग 1940 से लेके 46 के बीच में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच वाइसराय डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? किस वाइसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिनलिथगो, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो देखिए उन्हें यहाँ पे क्या कहता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था आपको? 1920 ईस्वी में। और ये खिलाफत मूवमेंट के बाद हुआ था। खिलाफत कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, और ये नॉन कोऑपरेशन गांधी जी का मूवमेंट था। और उस टाइम में जो वहाँ के
वाइसराय थे वो कौन हुआ करते थे, आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा चैम्सफोर्ड होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो कुछ गवर्नर या वाइसराय हैं उनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुआ था। फिर देखिए लॉर्ड वाइस नॉन कोऑपरेशन मोमेंट जब वापस ले लिया गया था, कब, 5 जुलाई, कब ले गया क्या था, 5 जुलाई 1922 को, 1922 को। तो उस वक्त में जो वाइसराय कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस वक्त में वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग थे। फिर ये हो गया। फिर अब जलियांवाला बाग मसक्री हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। उस वक्त में वाइसराय कौन थे, तो ये भी पूछ सकता है। तो उस वक्त में आपको चैम्सफोर्ड ही थे, चैम्सफोर्ड ही थे। फिर आपको आता सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, गांधी जी ही इसको लाए थे। तो उस वक्त में जो वाइसराय था कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ये हो गया। फिर आपको आता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त में वाइसराय कौन थे, तो ये सबको पता होगा कौन थे, माउंट बेटन, माउंट बेटन थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखते हैं। फिर आपको आ गया हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वैरन हेस्टिंग। और फिर ये बेंटिक जो था, विलियम बेंटिक, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब देखिए एक लॉर्ड हेस्टिंग है, इन्हीं के टाइम में थर्ड थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार हुआ था। एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, थर्ड वाला, तो 1817 से 1819 के बीच में। तो ये सही हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिए। अगला जो क्वेश्चन आता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग। ऑप्शन है हमारे पास, मतलब निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो होम रूल स्थापित किया गया था। फिर एनी बेसेंट भी एक बनाई थी, कब बनाई थी, 1916 ईस्वी में। और ये दोनों मर्ज हो गया था 1918 ईस्वी में। फिर एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी होम रूल लीग से इनका कुछ अटैचमेंट था। फिर एच एस एलो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु फर्स्ट पब्लिश द न्यूज़पेपर कॉल्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है हमारे पास, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीपद अमृत तांगे, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस ए तांगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये कब किया गया था, 1922 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, द स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन इंस्क्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास, खरोष्ठी, आरामाइक, ब्रह्मी, चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मी, थर्ड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कुंडाग्राम, ये कुंडाग्राम है, सॉरी गलती हो गया, कुंडाग्राम, जहाँ पे किनका जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो वैशाली ज़िले में पड़ता है। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हाजीपुर है, जहाँ के सांसद रामविलास पासवान जी थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद के रूप में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हुज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन बिहार। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं। ऑप्शन हैं बाबर, हुमायूं, अकबर। इसका जो राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की थी। इसका जो ऑप्शन है, रॉल्फ फिच, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, 2 और 3 बोथ, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। इसका राइट आंसर होगा रॉल्फ फिच। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संस्थानों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो देखिए मुंगेर, भागलपुर, देखिए संस्थान ये गलत हो गया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश से जाइए। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द संथाल्स डिक्लेयर्ड देयर गवर्नमेंट इन 1855 से 56। ऑप्शन है हमारे पास मुंगेर, भागलपुर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है भागलपुर और राजमहल में ही संथाल अपना खुद का डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाहजहां।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये आपको एस्टैब्लिश किया गया था 1906 के अंदर, 1906 के अंदर। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलें। इन विच कंट्री इज़ द फ्यूजियामा वॉल्केनो लोकेटेड? ऑप्शन से हमारे पास ईरान, इटली, फिलीपींस, जापान। तो फ्यूजियामा वॉल्केनो कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये आपको जापान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास अमेजॉन, नील, मिशूरी, मुरे, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा नील। इसकी जो टोटल लेंथ है आपको 6693 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ पे है? तो इजिप्ट के अंदर है। और अगर वॉल्यूम के अनुसार कहा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजॉन, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो अमेजॉन आपको पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील के अंदर है। फिर आपको आता है मिसूरी। मिसूरी कहाँ का रिवर है? ये नॉर्थ अमेरिका का रिवर है। और इसका जो टोटल लेंथ है भाई वो है आपको 3767 किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर मुरे आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर है और इसका जो टोटल लेंथ है 2508 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है विच गैस इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट में पाया जाता है? तो ये लगभग 21% होता है। हाइड्रोजन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है 78% के साथ आपको नाइट्रोजन होता है। वहीं पे ये आर्गन है, आर्गन कितना परसेंट होता है आपको? आर्गन होता है 0.93%। और एक और गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका परसेंटेज होता है 0.04%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एस्किमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होगा एस्किमो ग्रीनलैंड से बिलोंग करता है। ग्रीनलैंड को छोड़ के और कहाँ कहाँ पे ये होता है? तो एक तो आपको हो जाएगा अलास्का, फिर आपको हो जाएगा ये कनाडा में भी है, फिर ग्रीनलैंड और डेनमार्क हो गया एक, डेनमार्क। ये तीनों जगह एस्किमो प्रजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखीय राज्य कौन है? आपको गुजरात इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के बाद कौन है? गुजरात के बाद आपको आएगा आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश के बाद आपको कौन आता है? तमिलनाडु। तो ये हो गए 1, 2 और 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? वेयर इज़ द सोर्स ऑफ सतलज रिवर? ऑप्शन है हमारे पास नेपाल, उत्तर प्रदेश, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा तिब्बत, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सतलज नदी को शताद्री रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ये जस्कर रेंज तिब्बत के पास में है, वहीं से ये निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसका केरला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। नेम द राइस बॉल रीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास केरला, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। तो यही राइट आंसर होगा। ये नॉर्मली किस स्टेट में सबसे ज़्यादा किस स्टेट को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो उसको बोलेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर? ऑप्शन है हमारे पास धनबाद, सिंदरी, खेतरी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है, जो कि झारखंड में है। फिर आपको खेतरी जो कि राजस्थान में है, ये कॉपर के लिए मशहूर है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरावती पावर परियोजना कहाँ है? वेयर इज़ शरावती पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो शरावती रिवर कर्नाटक में है और वहीं पे ये प्रोजेक्ट भी है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो भैंसा सिंगी नाम का जनजाति नागालैंड में है। अगले क्वेश्चन पे चलें। कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो बेतवा है झारखंड में, फिर मानस हो गया असम में, फिर कृष्णा कावेरी आंध्रा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूकैलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संतुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिहार में किस सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? विच इज़ द ओल्डेस्ट केनाल सिस्टम इन बिहार? ऑप्शन है हमारे पास ढाका केनाल, सोन केनाल, त्रिवेणी केनाल, तुइर केनाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोन केनाल। अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलें। बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा, कोसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गंडक नदी, इसको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा नाम इसका है शालीग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर एक तो गंडक हो ही गया। तो इसके टोटल 4 नाम हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आफ्टर 2019 इसका जो पोजीशन है 13th। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारे पास इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, चाइना सी, नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बे ऑफ बंगाल, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलें। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। द तराई रीजन ऑफ बिहार इज़ वाइड। गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर नहीं, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, इसी को तराई रीजन कहते हैं बिहार का। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है समावर्तन संस्कार किया जाता है शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व, विवाह के समय, शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत। थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है महावंश, नहीं ये नहीं होगा। इसका जो ट्रू आंसर होगा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है किसने कहा था अहिंसा वीर का अधिकार है कायर का नहीं? अहिंसा से रिलेटेड कोई भी बात आए तो गांधी जी को आंख बंद करके टिक मार दीजिए, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, बंकिम चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मधुसूदन दत्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही नहीं है? आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में हुआ था, ये सही है, नागपुर में। फिर नेक्स्ट आता आंदोलन के निर्णय में से एक सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा के घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल लाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। बाल लाल पाल किस पार्टी के नेता थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए कौन सा समाचार पत्र अपने मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित 2 पंक्तियों नियमित प्रकाशित करता था? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यही लाइन नियमित रूप से अपने न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे डाला करता था। तो वो कौन सा पत्रिका था? तो उसका नाम था प्रताप। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है 46 नंबर। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास एस्पार्टेम, सैकराइन, सुक्रालोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुक्रालोज। इसके अंदर ये एक सुक्रोज का डेरिवेटिव है और आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और इसको ये क्लोरीन युक्त होता है, और इसको गर्म भी करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, स्वाद में चेंजिंग नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राग्म बिकम्स। जब सांस छोड़ते हैं, जब सांस लेना बंद करते हैं तो डायफ्राग्म कैसा हो जाता है? समतल आकार का? नहीं, ये नहीं होता। जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्म क्या करता है, वो रिलैक्स हो जाता है और अपने ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ जाता है। तो ये हो जाएगा डोम शेपेड, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब से और मज़ा आएगा, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दिए हैं, और मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए। टोटल 150 क्वेश्चन कराएंगे, तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से देखना। करंट अफेयर सबसे लास्ट में दिया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करें फिर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे, रुक जाइए थोड़ा स्केच ले ले। हाँ, ऑप्शन है तेल, मरहम, डीडीटी, गैम्बूजिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा गैम्बूजिया। ये एक तरह का मछली है और ये क्या करता है कि मच्छर का जो लार्वा होता है उसको खा जाता है, जिसके कारण नियंत्रण हो सकता है। अब देखिए, तेल लगाने से थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, मच्छर नहीं होता, मरहम से भी नहीं होता, बट ये पर्सनली छोटे मोटे तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो क्या किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क का जो यूनिट क्या हो जाएगा, आपको जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम, ये तो रेडियो एक्टिव होता है। फिर आपको आता है रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। थोरियम भी रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैडमियम। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिजन इज काउज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, 1 तथा 3 दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। जब ये न्यूक्लियस ना न्यूट्रॉन को अपने और कैप्चर करता है, फिजाइल न्यूक्लियस, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलें। सॉरी, बैक हो रहा, कहाँ थे हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज़। इसका जो पिटवा लोहा है वो राइट आंसर है, सबसे प्योर पिटवा लोहा ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। अभी इलेक्शन चलने वाला, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोविटी इन पब्लिक लाइफ 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2018 का अवार्ड था, तो 2018 का अवार्ड था और ये मिला था आपको नीतीश कुमार को। तो हो सकता है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द प्रद्योत द किंग। ऑप्शन ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, प्रद्योत कहाँ का राजा था। तो ऑप्शन है हमारे पास काशी, कौशल, मगध, अवंती। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। और ये प्रद्योत एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मलेच्छहन था, क्योंकि ये मलेच्छों के साथ युद्ध किया था अपने पिताजी के मृत्यु का बदला लेने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो हमारा प्रश्न है, हुन राजा तूरमान किस पालिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास यशोधर्मन, प्रकाश धर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यशोधर्मन, ऑप्शन सेकंड ट्रू। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, तोरमन का एरन वराह अभिलेख। तो भानुगुप्त का जो अभिलेख था उसी में विधवा का जो दहन हुआ था वो उल्लेखित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है। तो ये तो साउदर्न मीन्स दक्षिण की ओर जो प्रवेश द्वार था ये बनाता है। ये फतेहपुर सीकरी ये बुलंद दरवाज़ा कब बना था, जब अकबर 1556 में गुजरात विजय किया था, तभी वो वहाँ से जीत के आया था, तो फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया का निर्माण किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया। तो सती प्रथा को दूर करने के लिए एक विलियम बेंटिक साहब थे और एक राजा राम मोहन राय बहुत प्रयास किए थे। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर भी बहुत इसके लिए आंदोलन किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो कानून बना था बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, बंगाल
क्षति रेगुलेशन एक्ट कब बना था? ये आपको बना था 1829 में। ऑप्शन बी सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हु गेट्स द क्रेडिट फॉर कमिटिंग फ्रॉड इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास चार्ल्स डलहौजी, चार्ल्स मेटकाफ, WT डेनिसन, WH सिलीमैन। इसका राइट आंसर सिलीमैन होगा। अगला प्रश्न है व्हेन वाज महात्मा गांधी प्रोसिक्यूटेड फॉर चंपारण सत्याग्रह? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन है हमारे पास 1916, फिर आता है आपको 1917, फिर 1918, 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1917। ऑप्शन सेकंड सही जवाब है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में VD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अब देखिए हिंदू महासभा देखिए हिंदू महासभा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये आपको 1915 में। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। और ये वीर सावरकर के बारे में पूछ रहा कि ये कब अध्यक्ष बने थे? तो ये आपको अध्यक्ष बने थे 1937 ईस्वी में। 1938 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रीच दिल्ली? ऑप्शन से हमारे पास 23 जनवरी 1941 पूछ रहा है। क्रिप्स मिशन कब आया था दिल्ली के अंदर? तो ये 23 मार्च 1942 को आया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स? ऑप्शन से हमारे पास 14 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर्थगिर किसके द्वारा विजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। राजराज चोल नहीं, फिर आता खारवेल, ये भी नहीं, हाँ खारवेल के द्वारा ही जीता गया था। तो ये राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का दूसरा नाम क्या था? शाह आलम सेकेंड, उन्हीं को अली गौहर भी कहा जाता था। और इनका जो बिहार अभियान था कब ख़त्म हुआ? 1759 ईस्वी में, 1759 में। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अलीवर्दी को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन से हमारे पास काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है, मॉस्को के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वो रसिया का। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नेवी रिवर के किनारे है। और ये किस सागर से अटैच है? तो बाल्टिक सागर से। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? देखिए बरगंडी है, फिर अल्सासे भी है, सैम्पन भी है, ससेन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2। देखिए और कुछ रीजन है फ्रांस का वो बता देते हैं। एक तो आपको हो गया बोर्डवेक्स, ये रीजन में भी है, मिलता है। फिर आपको बरगंडी यहाँ पे दे रखा है, फिर सैम्पेन भी हो गया, फिर आपको एक होता है लैंग्यूडोक रोसिलियन, फिर एक होता है लोयर वैली रीजन, फिर रोम रीजन, फिर एल्सासे हो गया, ये है ही, फिर सेवॉइस हो गया। तो ये सारे रीजन में ये मदिरा पाए जाते हैं। बट उसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ससेन, यहाँ पे मदिरा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है नामीबिया तट के साथ रहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? ऑप्शन है हमारे पास अग्लुहास धारा, वेंजुएला धारा, होबोल्ट धारा, क्यूरोसो धारा। प्रयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वेनेजुएला करंट। ये नामीबिया के कोस्ट पे है और ये किस टाइप का करंट है? तो कोल्ड करंट है। फिर यहाँ पे अग्लुहास धारा है। अग्लुहास धारा ये क्या कौन सा करंट है? तो ये वार्म करंट है। और फिर आता है ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये कहाँ पे है? तो मोज़ैम्बिक एक कंट्री है वहाँ पे। फिर एक मदागास्कर आइलैंड है, वहाँ पे भी ये करंट प्रेजेंट है। फिर हम्बोल्ट धारा की बात आती है तो ये एक कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट धारा भी कोल्ड करंट है। और ये किस जगह पे पाई जाती है? तो ये साउथ अमेरिका में है। फिर आपको आता है एक और है क्यूरोसियो एक कौन सी करंट है? तो ये वार्म करंट है। और ये कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको
मैक्सिको में क्यूरोसियो पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ इराक़्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, किर्गिज, मंगोल, तातर, कुर्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुर्द। इराक़ का जो लॉन्गेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्या है, कुर्द है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो ये तो सावना हो गया या इसको कैंपोस कहेंगे, ठीक है। कैंपोस कहाँ पे है, ब्राज़ील के अंदर है। फिर एक होता है लियानोस। लियानोस लियानोस कहाँ का मैदान है, तो ये आपको वेनीजुएला का है। फिर एक होता है आपको डाउन्स। डाउन्स कहाँ का है ग्रासलैंड, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड को डाउन्स बोलते हैं। फिर एक होता है प्रेयरीज। प्रेयरीज कहाँ का ग्रासलैंड है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है। फिर एक आता है आपको वेल्ड्स। वेल्ड्स दे रखा है इधर। वेल्ड्स कहाँ का ग्रासलैंड है, तो ये साउथ अफ्रीकन रीजन का ग्रासलैंड है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न। आधे टेस्ट को हम पार कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन नहीं उगते हैं। ऑप्शन है पूर्वी घाट, फिर आपको आता है पश्चिमी घाट, फिर आपको आता है अंडमान द्वीप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर्न घाट, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न से थोड़ा रेस्ट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है हमारे पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी। तो ये इंद्रावती रिवर आपको चले आइए गोदावरी के पास। इसका जो राइट आंसर होगा गोदावरी, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब। अब फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। ऑप्शन से हमारे पास उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बतीय उच्च, फिर आपको आता है ला नीना। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 5। अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा मणिपुर के मध्य घाटी में संघ केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन है मेतई, मिसिमी, कुकी, कुकी के बाद है अपतनिस और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये मेतई को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर में से कौन सा है। तो बिहार का जो पोजीशन है महिलाओं का वो 35 है। और देखिए यहीं पे यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप पे जो है महिला का लिटरेसी वो कहाँ का है, तो वो लक्षद्वीप का है। और सबसे ओवरऑल में टॉप पे केरला है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है वेयर डिड द इंस्पायरेशन फॉर लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कम फ्रॉम। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको ये मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 343वां जो आर्टिकल है वो हिंदी को देवनागरी भाषा ये सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया है। फिर आपको 341 और 42 किस चीज़ से रिलेटेड है, SC/ST से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। फिर 346 जो आता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है। ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। तो यही राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या है देखिए। ऑप्शन है हमारे पास सोने के मानक सहित नियत विनिमय दर, नियत परंतु समायोजित विनिमय दर। इसका जो होगा मैनेज्ड और डर्ट फ्लो। ऑप्शन थर्ड नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्केच थोड़ा काम नहीं कर रहा इसलिए दिक्कत हो रहा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ब्याज रेट नहीं, ये तो नहीं होगा।
फिर प्राइस लेवल ये भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। इसका जो नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है। ऑप्शन से हमारे पास प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, और फिर कर्ज बनाने और न बनाने वाली, और ये सब, और ये जो लास्ट वाला है पूंजीगत प्राप्ति से राजस्व प्राप्ति का व्यय वल्किलित राशि। तो इसका जो ऑप्शन होगा 5 वो सही जवाब है, 5वां ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। वेदांत ग्रंथ, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट, लेट हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हम। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो ताई यूनी आंदोलन जौनपुर के केरामत अली ने चलाया था। ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे। ऑप्शन है जमालुद्दीन अफ़गानी, C.F. एंड्रयूज, मौलवी जकुल्लाह, सिबली नोमानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जमालुद्दीन अफ़गानी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवादक रिपीट हो गया। इसका जो माइकल मधुसूदन दत्त राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आया था। 1909 में। उसी वक्त में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा। एक तो आपको कोई लाल करके थे, लाल चंद, और एक थे आपको UN मुखर्जी। इन्हीं के द्वारा पंजाब हिंदू सभा का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में इक्का आंदोलन चलाया गया था। बिहार, पंजाब, बंगाल, अवध। इसका जो राइट आंसर होगा अवध में इक्का आंदोलन चलाया गया था। ये किसान मूवमेंट था ना, ये किसान मूवमेंट था। और ये कब हुआ था। 1921 में हुआ था। 1921 में ये मूवमेंट हुआ था, अवध के रीजन में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाय व्हाट नेम वाज द यूजलेस और इलीगल सेस डिमांडेड बाय द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम द फार्मर्स नोन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है वेथी, मेथी, साथी, बीती। तो बीती होगा। बीती का मतलब भी होता है बेगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वेथी। सॉरी इसके यार, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता। ऑप्शन से हमारे पास बट्टा, जजिया, तवान। ये तवान दिया जाता था। चलिए अगला, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। ये पटना के अंदर खोला गया था। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो ये एब्रेजन का एग्जाम्पल है, अपघर्षण का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए वॉल्केनिक प्रोडक्ट। ऑप्शन है हमारे पास जियो ओरिएंटेशन, स्लोप, एटोल, फिर वलित पहाड़, फोल्डेड माउंटेन। इसका जो कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका नन ऑफ द अबव। जब देखिए वॉल्केनिक एरप्शन आता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, कैल्डेरा टाइप का हो जाता है, मतलब चारों तरफ ऊंचा ऊंचा, बीच में खाई टाइप का, इस टाइप का हो जाता है। तो ये नन हो गया। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स आ गया, इसके बाद करंट अफेयर और बिहार स्पेशल्स के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो भागिएगा मत। बस मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस लाना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2012 में रमेश का वेतन 30,000 प्रतिवर्ष था तथा उसके वेतन में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। 2014 में उसका कितना वेतन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ। यहाँ पे टाइम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट जिन लोगों को दिक्कत है तो वो टेलीग्राम के लिंक पे मैसेज कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन डिटेल में मेरे से ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही जवाब। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 70% है की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर होगा 84, 4 ऑप्शन सही जवाब।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वस्तु 5250 रुपये में खरीदी गई तथा 6000 में बेची गई, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा, तो इसमें कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? तो इसमें आपको इसका जो राइट आंसर होगा 14.4% का प्रॉफिट होने वाला है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, यदि हम 184 kg का अनुपात 2:3:3 में विभाजित करें तो संबंधित मात्राएं किलोग्राम में कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। ऑप्शन 2। इसके वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46, 69, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई तथा जेड त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप 32 है तो पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 64%। 64 इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक उत्पाद की कीमत में 33.33% से बढ़ा दी जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उत्पाद पर व्यय समान रहे? ऑप्शन है हमारे पास 14.28%, फिर 25%, फिर 16.67%, फिर 15%। ये इसका जो राइट आंसर होगा 25%। ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एक मशीनरी का प्रतिवर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है। 6250 रुपये की कीमत से खरीदी गई उस मशीनरी का तृतीय वर्ष के अंत में मूल्य की गणना कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको 3200। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। फिर आपको आता है, सौरभ 720 की आमदनी का 65% भाग खर्च करता है तो बचत कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 352 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुक्रम 253, 136, 460, 324, 631, 244 में अलग प्रकार की संख्या कौन सी होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा 324। ऑप्शन 2 सही जवाब है। चलिए मैथ्स खत्म हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पास। अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द टू डोमेनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान के दो अधिराज्य किससे अपना अधिकार प्राप्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा संबंधित प्रभुत्व के लोग से। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड अ बिड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू। तो ये किसके द्वारा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये चार्टर एक्ट कितना वाला? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वाला। तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। आशा करते हैं आपको पसंद भी आता होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD 356.67 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल? किसके द्वारा ये लोन लिया गया था? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तीसरा जो कि चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? अभी अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ इनका और इनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट, डज सनलाइट रीच द अर्थ? मतलब ऑप्शन इंग्लिश वाला थोड़ा गलत हो गया, हिंदी में भी देखते हैं। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इसमें बोलता है स्केलर मीन्स अदिश राशि कौन है? तो 4 देखिए, जिसमें वो साउंड आ गया ना वो आपको सदिश है। ये एक ट्रिक याद कर लीजिए। तो यहाँ पे अदिश पूछ रहा तो फोर्स में बल आ गया, फिर वेलोसिटी वेग, समवेग, तो प्रेशर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी? स्ट्रेस है, फोर्स है, फिर प्रेशर है, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इज देयर अ साउंड वेव इन एयर? वायु में ध्वनि तरंग होती है, कौन सी होती है भैया? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यह मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, कौन सा, मैंने बायो पढ़ाया था साइंस, उसमें ये डिस्कशन किया था। हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। फिर आता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये एमीटर हो गया, ये भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पिछला क्लास जाके आप देख सकते हैं डिटेल में, वहाँ पे बताया गया है साइंस के शायद पार्ट 4 वाले टॉपिक में। फिर व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का वाट होता है यूनिट। अगला क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तो यहाँ पे दे नहीं रखा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, N2O। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट गैसेस एलिमेंट नहीं होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितना होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था पिछले साइंस के क्लास में, 7 होता है पीएच। फिर ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन कहाँ पे, केरोसिन में एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर बाय द कश्मीर वैली वॉज इलेक्टेड इन बिहार बाय द मुगल एम्पेरर इज बरीड इन, कहाँ पे बरीड किया गया था इनको, नालंदा के अंदर, ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका ब्लिसपुर बिहार, ऑप्शन 3 सही जवाब। ऑन विच रिवर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन ऑफ द मंडल डैम प्रोजेक्ट, ये उत्तरी कोयल पे। अगला प्रश्न है हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, यह हल्का सा क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के बाबू साहब। हु लेड द फार्मर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, एस.एन. सिन्हा जी, जो कि 9 अक्टूबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम चेयरमैन बने थे। फिर आता नेक्स्ट द इंडियन आर्मी क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड अ सेंट्रिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट, इसका जो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इजिप्ट। अगला प्रश्न है स्माइल अ स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 134 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी विच वाज रिसेंटली सेटअप बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, इसका जो राइट आंसर होगा तरुण कपूर। अगला प्रश्न है खुरनक फोर्ट विच वॉज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री नाउ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये अब चाइना के कंट्रोल में है, अरुणाचल प्रदेश से उस साइड में है। अगला प्रश्न इंडिया अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ MOU विथ विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन डिसास्टर मैनेजमेंट, तुर्कमेनिस्तान के साथ एक ये डिसास्टर मैनेजमेंट को लेके MOU साइन किया इंडिया। विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द 2021 वर्ड ऑफ द ईयर बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा, तो वैक्सीन वर्ड को। अगला प्रश्न है व्हेन इज़ द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ऑप्शन है दिसंबर 4 दिसंबर 2 13 27, इसमें नन ऑफ द अबव क्योंकि ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 नवंबर को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ऑप्शन है हमारे पास वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यही थीम भी है। अगला क्वेश्चन है अटल वायो अभुदय योजना इज इम्प्लीमेंटिंग बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, इसका जो राइट आंसर होगा मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है पाकयोंग एंड सोरेंग आर द 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स टू बी फॉर्म्ड इन विच स्टेट, राइट आंसर सिक्किम। अगला प्रश्न है एज पर रिसेंट रिसर्च फ्रॉम IISc विच केमिकल कंपाउंड कैन सप्रेस HIV, इसका हो जाएगा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन 4। अगला है केन रिवर एंड बेतवा रिवर विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, यमुना नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है नोरू किरिबाती एंड फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया विच आर सीन इन द न्यूज़ आर आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन विच ओशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशन की तरफ लोकेटेड है ये। अगला प्रश्न है विच ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया एट द रिपब्लिक डे गेस्ट,
कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, सारे के सारे को इनवाइट किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दी मोर देन वन। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू एक्सप्लोर ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स एंड प्रोजेक्ट्स इन नेचुरल गैस सेक्टर। इसका राइट आंसर होगा इटली, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल एंड जन संपदा एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम। तो ये कर्नाटका का स्कीम है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द इंडियाज फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया का जो बिहार का जो रैंक था वो 25th था, और लास्ट पे छत्तीसगढ़ था। लास्ट रैंक किसका था? छत्तीसगढ़ का। और टॉप पे कौन था? आपको सबसे ज़्यादा खुश कहाँ के लोग रहते हैं? पंजाब के। फिर नेक्स्ट नंबर पे आपको गुजरात, फर्स्ट नंबर पंजाब, सेकंड पे गुजरात, यहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह हाल में ही किस राजनीतिक दल में शामिल हुई? बीजेपी में शामिल हुई हैं, भाजपा। जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2019 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और एक हरियाली मिशन आया था, हरियाली मिशन। हरियाली मिशन कब शुरू हुआ था? 2012 में नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आशा करते हैं यही 150 पूरे के पूरे क्वेश्चन थे, आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिए, और फिर बहुत ज़्यादा पसंद आए, देखना चाहते हैं तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक यू।